इनके बारे में कहते हैं कि इनके सामने जाओ तो चुपचाप आ जाओ वापस। अगर आपने 2-4 सवाल पूछ लिए तो लहूलुहान होकर लौटोगे, क्योंकि जितना इस आदमी ने पढ़ लिया था ना, मजाक नहीं। और जिस उपनिषद पे बात करो, गीता पे बात करो, अष्टावक्र गीता पर बात करो, कबीर पे बात करो, किसी कवि पे बात कर लो। ताओ धर्म है, चाइना में चलता है, लाओ त्से उसके संस्थापक हैं, उन पर भी किताब लिख दी पूरी की पूरी। जितना अध्ययन रजनीश नाम के व्यक्ति ने किया, फिलोसफी में रुचि थी, प्रोफेसर हुए जबलपुर के कॉलेज महाकौशल में, बाद में नौकरी को लात मार के पूरी तरह से दार्शनिक हो गए। और एक दौर था कि जब अमेरिका में एक शहर का नाम था रजनीशपुरम, जिसके वो संस्थापक थे। बाद में कुछ कानूनी चीजें हुई, वापस भारत आए। जनता पार्टी की सरकार जब मोरारजी प्रधानमंत्री थे, उनसे टकराहट काफी रही इनकी। फिर पुणे में इन्होंने अपना एक आश्रम बना लिया फाइनली, लंबे समय के स्ट्रगल के बाद, और फिर उनकी मृत्यु हुई। ओशो की सबसे अच्छी बात है कि वो दुनिया के हर प्रश्न पर विचार करते हैं। धर्म, अध्यात्म, दर्शन को बहुत सारी रूढ़ियों से बाहर निकालते हैं, और उनके तर्क ऐसे हैं कि उन तर्क से लड़ना आसान काम नहीं। बेहद तार्किक व्यक्ति हैं। और मेडिटेशन की बहुत परंपराएं भारत में। इन्होंने एक नई परंपरा शुरू की, डायनामिक मेडिटेशन। इसका सरल भाषा में मतलब है नृत्य करते हुए भी आप ध्यान कर सकते हैं। ध्यान करने के लिए कुंडली मार के बैठना और उसके बाद ऐसे करके, ये जरूरी नहीं है, वो भी तरीका है, लेकिन ध्यान तो नृत्य करते हुए भी हो सकता है। ये मैंने पिछली बार कहा था ना कि आप दर्शन पढ़ने के बाद डांस नहीं कर पाएंगे, तो ओशो बनेंगे तो नृत्य और दर्शन में संबंध बन पाएगा। किसी और रास्ते पर चलने में वो संबंध आमतौर पर